स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं जो आगामी कल परीक्षा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर करें तथा इस चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हिंदी प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? तो ध्यान रहे, चिड़िया एक स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग आकारांत शब्द को बहुवचन बनाने के लिए उस पर चंद बिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भाषिक तत्व मुख्यतः कौन कौन है? तो ध्वनि, शब्द, वाक्य यह भाषिक शब्द होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अकारांत कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो ध्यान रहे, क वर्ग कंठ के अंतर्गत आता है, च वर्ग तालब के अंतर्गत आता है और ट वर्ग मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। तो ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, तो इसमें देखिए ड, ढ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? तो ध्यान रहे, जब किसी संज्ञा का प्रयोग तुलना के रूप में किया जाए वह व्यक्तिवाचक होते हुए भी उसका प्रयोग हम जातिवाचक के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे जो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो यह विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव ऑप्शन नंबर डी सूरज। और सभी हिंदी के शुद्ध शब्द हैं, अतः हिंदी के शुद्ध शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। और हिंदी का बिगड़ा रूप या संस्कृत का बिगड़ा रूप तद्भव कहलाता है। अगर पूछे कि तद्भव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ध्यान रहे, तद्भव की भी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। अगला है, उक्त का विलोम शब्द। तो उक्त का विलोम शब्द अनुक्त होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है? तो यह संकेतवाचक विशेषण है। संकेतवाचक विशेषण को ही सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें। तो ध्यान रहे, जिस पद में योजक चिन्ह का प्रयोग हो उसके साथ सा सी से न लगा हो तो वह रूपक अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर डी। और अगर सा सी से के साथ योजक चिन्ह आए तो वह उपमा अलंकार होता है, ध्यान रहे। अगला, निम्नलिखित में देवता का पर्यायची नहीं है। तो निर्जर, त्रिदश, ग्रीवाण यह देवता के पर्यायची हैं। इसमें किंकर देवता का पर्यायची नहीं है, यह सेवक का पर्यायची होता है, ऑप्शन नंबर सी, किंकर सेवक का पर्यायची है। वाक्यांश का एक शब्द बताइए जिसके हृदय में ममता न हो, तो उसे निर्मम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निर्वेद अस्थाई भाव है।
तो निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और एक संसार से वैराग्य की स्थिति में कौन से रस की उत्पत्ति होती है, तो भी उत्तर आपका होगा शांत रस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म गलत है? तो तद्भव तत्सम का युग्म में हल्दी का हरिद्रा होता है, अफीम का अहिफेम होता है, अदरक का आद्रक होता है, लेकिन सेठ का श्रेष्ठ नहीं होता है, श्रेष्ठी होता है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, यानी उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। अगला है, निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्प में से उपयुक्त शब्द चुनिए बिना पलक गिराए। तो इसका होता है निर्निमेक। ऑप्शन नंबर सी जो है निर्निमेक सही लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? तो घर का पर्यायवाची आलय निलय होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आलय। अगला है, ई प्रत्यय किस शब्द में प्रयोग नहीं हुआ है? तो ई प्रत्यय का प्रयोग ऑप्शन नंबर बी में नहीं हुआ है, चमेली में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दांश शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्दांश शब्द के पहले लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, विचार तो सबके भीतर होते हैं, लेकिन उन विचारों को एक डैश देना हर किसी के बस की बात नहीं। तो इसमें दिशा देना हर एक के बस की बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रत्यय रहित शब्द अर्थात प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है वाले शब्द ढूंढना है। तो मर्मज्ञ में ज्ञ प्रत्यय लगा है, वैज्ञानिक में इक प्रत्यय लगा है, कृपालु में लू प्रत्यय लगा है, और अनुवाद में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, शुद्ध वाक्य है तो यह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, कई हाथियां जा रही हैं। तो ध्यान रहे, रुमाल, दही और हाथी यह सभी पुल्लिंग होते हैं। इनका जो क्रिया का प्रयोग हुआ है इसमें सही का क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये तीनों जो वाक्य हैं गलत हैं। शुद्ध वाक्य होगा उसका मकान बहुत अच्छा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, ए हिंदुस्तान अकादमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ गए थे। तो यहाँ पे अधिवेशन शब्द का शुद्ध पूछा है, तो अधिवेशन शब्द शुद्ध आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला, चैन की बंसी बजाना का अर्थ है तो मौज करना। चैन की बंसी का बजाने का अर्थ है मौज करना। अगला है, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो ओझे की प्रीत बालू की भीत, ऑप्शन नंबर डी, यह इस लोकोक्ति का उदाहरण के रूप में है। अगला है, कमर कसना। कमर कसना का अर्थ होता है
तैयार होना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है उपकुल में कौन सा समास है? तो उपकुल में उप जो है उपसर्ग होता है, तो उपसर्ग लगे शब्द जो होते हैं अव्ययी भाव समास होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला है अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसमें अभी उपसर्ग लगा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? यानी प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय। तो संज्ञा सर्वनाम से बने प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होते हैं तथा क्रिया से बने प्रत्यय कृदंत प्रत्यय होते हैं। तो इसमें जो है पांडव जो पांडु शब्द से में प्रत्यय जोड़ने पे बना है, जो पांडु शब्द होता है संज्ञा होता है, अतः यहाँ पे तद्धित प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो यह इसमें बहुव्रीहि समास है। अगले शुद्ध वाक्य, तो डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी है, तो यहाँ पे प्रभारी होता है न कि प्रभारी। इसमें शुद्ध शब्द है, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है महोत्सव, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो महोत्सव शब्द में आपका गुण संधि है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? तो अति धन आचार, ऑप्शन नंबर सी अति उपसर्ग लगा है। सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा है? तो सतर्कता मतलब होता है मुस्तैदी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? तो यहाँ पे मैंने वही सामान रखा होगा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? दिए गए विकल्प में कौन सा सही है चयन करें। तो यहाँ पे ध्यान दें, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किया जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और जब दिए गए कथन में मानो मनहु जानो जनऊ शब्द आए तब भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेक्षा। अगला है अनुभाव के भेद होते हैं, तो अनुभाव के दो भेद होते हैं, कायिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं वाले 4 चरणों का सममात्रिक छंद चौपाई कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। और दोहा में प्रत्येक दोहा में 4 चरण होते हैं जो अर्ध सममात्रिक होता है, और सोरठा भी अर्ध सममात्रिक होता है। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। दोहे के पहले और दूसरे चरण में, पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में 11, तीसरे चरण में 13 और चौथे चरण में 11, तथा दोहा का अपोजिट यानी पहले चरण में 11 दूसरे में 13 आपका सोरठा होता है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन क्या है? तो उलाला मात्रिक छंद है, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका सही है। अगला प्रश्न सचित शब्द में कौन सी संधि है? तो जब नीचे अगर हलंत लग जाए, शब्द में हलंत लगा हो तो वह व्यंजन संधि होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्न में से शब्द में निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ध्यान दें लिखाई में ई प्रत्यय लगा है, हानिकारक में कारक प्रत्यय लगा है, और अपनापन में पन प्रत्यय लगा है, उपकार में उपसर्ग लगा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृत्य के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? तो उन्हें विश्रामपुर के
संत के लिए व्यास सम्मान दिया गया था? 1999 में। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राची शब्दों में से एक शब्द मोर का प्राची नहीं है, उसे चिन्हित कीजिए। तो ध्यान रहे, केकी, सिखी, शिखंडी, यह मोर के प्राची, किस जो है बंदर का प्राची होता है? ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कवि धूमिल का पूरा नाम। तो कवि धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो वर्तन जो है, शुद्ध शब्द ढूंढना, बर्तन का शुद्ध शब्द कौन सा होता है? तो ध्यान रहे, ऑप्शन नंबर बी, बर्तन जो है शुद्ध लिखा गया है। अगला प्रश्न है, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ है ताल मटोल करना। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, वह आए तो मैं जाऊंगा, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें हेतु हेतु मद भविष्य काल है। ऑप्शन नंबर, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर हो और वह भविष्य में निर्भर हो तो वहां पे हेतु हेतु मद भविष्य काल होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो यह हिंदी उर्दू मिश्रित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उन्हें कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तथा इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और मित्रों तक शेयर अवश्य करें और उन्हें भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।